हेलो एवरीवन, आई होप एवरीबॉडी इज डूइंग ऑल राइट। मेरा नाम तरीश शुरा है। अपन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की मोस्ट इंपॉर्टेंट थीम्स को कवर कर रहे हैं। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर अपन किस चीज़ को कवर करने वाले हैं, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को कवर करने वाले हैं। इससे पहले स्वदेशी आईएनए वगैरह ये सारी चीज़ें कर चुके हैं। जिस किसी ने भी नहीं देखा है, नीचे प्लेलिस्ट का लिंक डाल दिया है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि अकेले इसके ऊपर मतलब इतने ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं जिनकी कोई गिनती नहीं है। गिनती है, अभी करेंगे गिनती। ठीक है, देखो सबसे पहले 2022 के अंदर यहाँ पे इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग वर क्रिएटेड एज रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। ये सारे जो है स्टेटमेंट्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लैंड रेवेन्यू, पुलिस, और ये सारे नीचे ऑप्शंस हैं। इसको भी देखेंगे इसके अंदर क्या सही है, कितना सही है। वैसे इजी है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बट हाँ ये है कि थोड़ा रटने और वैसी वाली चीज़ है, बट देखेंगे हम इसको। उसके अलावा 2021 के अंदर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट, Montagu Change for Reforms of 1919 recommended granting voting rights to all the women above the age of 21. ठीक है। Second, the Government of India Act of 1935 gave women reserved seats in legislature. Now, the second जो statement है, उस second statement को अभी नहीं देखेंगे, बल्कि जब Government of India Act 1935 डिस्कस करेंगे तब देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इसको होल्ड करेंगे। Which of the statements are given below? ठीक है, ये सब है। 2017 के अंदर क्वेश्चन आया, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू ए डिवीजन ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू टू हाउसेस, बी इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, सी हैविंग टू सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंडन एंड अनदर इन दिल्ली, डी डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू टू कैटेगरीज। नाउ डायरकी जो है वो भी 1919 का, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का है। डायरकी को भी डिटेल में समझेंगे, ये भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है। ठीक है, फिर क्या है 2016 के अंदर देखो, द मॉन्टेगू चेंज फॉर प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू ए सोशल रिफॉर्म्स, बी एजुकेशनल रिफॉर्म्स, सी रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और डी कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। वेरी वेरी इजी, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, 2015 के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड द सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन द जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, द जुरिस्डिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स, द पावर्स ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड द वाइसरॉय, नन ऑफ द अबव। ठीक है, ये है। 2013 का देखो, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, यहाँ ये क्वेश्चन साइमन कमीशन पे है, लेकिन यहाँ पे जैसे जो है ये एक्ट ऑफ 1919 और डायरकी के बारे में दे रखा है, तो इसको एक बार देख लेंगे कि भाई क्या चीज़ है। दो बार अगर एक चीज़ को दे रखा तो, है ना। बाकी जो है इतने सारे क्वेश्चन आए हैं, तो इतने सारे क्वेश्चन सिर्फ ये 2-3 पेज का जो है कंटेंट सिर्फ इससे आए हैं। देखते हैं इशू क्या है, क्या हुआ, क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के अंदर क्या हुआ। काफ़ी लंबे टाइम से एजिटेशन वगैरह चल रहा था, तो एजिटेशन वगैरह चलने के लिए क्या कैरेट और स्टिक पॉलिसी लेकर आते हैं। कैरेट और स्टिक पॉलिसी क्या चीज़ होती है, कैरेट सबसे पहले आपको कैरेट ऑफर करते हैं, ये देखो गाजर खाओ गाजर खाओ गाजर खाओ, और गाजर के साथ में जो है स्टिक आपको जो है डंडे पड़ते हैं, है ना। तो कैरेट क्या चीज़ थी, कैरेट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसके अंदर रियलिटी के अंदर कुछ बहुत ज़्यादा बढ़िया था क्या, कुछ बहुत बढ़िया नहीं था। दूसरी बात होती है स्टिक। स्टिक क्या चीज़ थी, स्टिक था रॉलेट एक्ट। रॉलेट को इस वीडियो में नहीं, लेकिन अगले किसी और वीडियो के अंदर अपन डिटेल में डिस्कस करेंगे रॉलेट एक्ट। ठीक है, अब समझो, जो उस समय पे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं, कौन होते हैं, एडविन सैमुअल मोंटेगू। ठीक है, ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते हैं। जो वाइसरॉय होते हैं वो कौन होते हैं, विस्काउंट चेम्सफोर्ड। अब चेम्सफोर्ड के बारे में भी एक बार देख लेते हैं, इतने सारे वाइसरॉयज के बारे में देखा तो ये रहे चेम्सफोर्ड। चेम्सफोर्ड के अंदर ज़्यादा कुछ भी चीज़ें नहीं है। चेम्सफोर्ड जो है 1916 से 1921 तक थे। इनसे पहले हार्डिंग थे। अभी इस चीज़ को अपन डिस्कस कर चुके हैं। पहले कर्जों, ये कब थे, ये बंगाल के पार्टीशन के टाइम थे। उसके बाद में जो है हार्डिंग कब थे, ये बंगाल के एनलमेंट के टाइम थे। ठीक है, फिर उसके बाद चेम्सफोर्ड जो है ये बाद की एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं, जिसके अंदर जैसे जलियांवाला बाग इंसिडेंट इस टाइम पे होता है, रॉलेट एक्ट जो है वो इस टाइम पर होता है, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स तो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स वही है, उसका मतलब अभी डिस्कस कर रहे हैं। उसके अलावा जलियांवाला देख लिया। एनसीएम और खिलाफत जो है वो इन्हीं का जो है आउटकम था। तो एनसीएम और खिलाफत इस समय पर होता है ना। खिलाफत अलग चीज़ का, एनसीएम जो है वो इन दोनों का आउटकम है, जलियांवाला का और खिलाफत का, इन दोनों का आउटकम है।
फिर उसके बाद क्या चीज़ है, अब समझो, ये तो चीज़ हो गई। उसके अलावा ये जो रिफॉर्म्स हैं, ठीक है, इन्हें ये पहले तो अनाउंस किए जाते हैं 1917 के अंदर कि भाई हम बहुत जल्दी रिफॉर्म वगैरह लेकर आने वाले हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय पर, कौन थे, सैमुअल मोंटेगू, ठीक है, ये जो है इसको अनाउंस करते हैं, ठीक है, एडविन सैमुअल मोंटेगू, ये इस चीज़ को अनाउंस करते हैं कि हम जो है काफ़ी सारे ब्रिटिश इंडिया के अंदर काफ़ी सारे रिफॉर्म्स लेकर आने वाले हैं, जिसके बाद काफ़ी सारे लोग खुश होते हैं। इन रिफॉर्म्स को क्या और कहा जाता है, तो ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917 भी कहा जाता है। क्वेश्चन आ जाएगा कि ऑगस्ट डिक्लेरेशन, नाउ यू विल से कि भैया यार ऑगस्ट ऑफर तो पता है लेकिन ऑगस्ट डिक्लेरेशन नहीं पता। तो ऑगस्ट डिक्लेरेशन क्या है, ऑगस्ट डिक्लेरेशन कुछ नहीं, मॉन्टफोर्ट रिफॉर्म्स ही है, समझ में। ऑगस्ट ऑफर को अभी समझेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझेंगे। फिर देखो 1970 ब्रिटिश पार्लियामेंट वगैरह ये चीज़ हो गई। विल इंक्रीज इंडियन, ये किन किन चीज़ों की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो ये बोलते हैं कि जो है इंडियंस का जो रिप्रेजेंटेशन है, एक तो उसे बढ़ाएंगे, इंडियन का जो पार्टिसिपेशन है उस चीज़ को बढ़ाएंगे। सेकंड चीज़ है कि धीरे धीरे काफ़ी सारे सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी अपन जो है लेकर आएंगे, ग्रेजुअल प्रोसेस होगा, ठीक है। उसके अलावा थर्ड चीज़ होती है विद अ व्यू टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, विद अ व्यू टू रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन इंडिया अंडर ब्रिटिश एम्पायर। तो हम ऐसा चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के अंदर कुछ टाइम बाद हम जो है इंडिया के अंदर एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट को स्थापित कर दें इंडिया के अंदर, जो कि ब्रिटिश एम्पायर का ही एक पार्ट हो। नाउ इफ़ यू रिमेंबर माय लास्ट वीडियो, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो स्वदेशी वगैरह उसके अंदर उन लोगों का क्या एम होता है, यही एम होता है कि भाई हमको क्या चाहिए, सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। अब तब तक तो जो सेल्फ गवर्नमेंट और उसकी बात वगैरह करना क्या है, सिडिशियस एक्ट है, क्या है, सिडिशियस एक्ट है। लेकिन अब चूंकि जो है सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खुद, इन्होंने खुद बात बोल दी है ब्रिटिश पार्लियामेंट वगैरह के अंदर, तो ये एक सिडिशियस एक्ट नहीं होगा। पहली बात तो ये, फर्स्ट बात। सेकंड बात ये भी है कि वो भी जो बात करते हैं वो भी यही करते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट किसके अंदर, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर। यहाँ पर भी यही बोलते हैं कि सेल्फ गवर्नमेंट किसके अंदर, ब्रिटिश एम्पायर के अंदर, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। नाउ व्हाट डज रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मीन्स कि रूलर्स तो होंगे लेकिन वो रूलर्स जो हैं, सबसे पहली बात तो जो इलेक्टेड पर्सन होंगे उनको रिस्पॉन्सिबल होंगे इंडिया में, और दूसरी जो इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट बैठी है ब्रिटेन में, मतलब जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, उनको भी रिस्पॉन्सिबल होंगे, मतलब उनको भी आंसरेबल होंगे, समझ में आया। तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मतलब कि रूलर्स विल आंसर टू इलेक्टेड प्लस इंपीरियलिस्ट गवर्नमेंट इन ब्रिटेन। तो इलेक्टेड तो यहाँ पे और इंपीरियलिस्ट वहां पर, समझ में आया, गुड। अभी इसके अंदर क्या देखा अपन ने, एडविन सैमुअल मोंटेगू, इन्होंने जो है स्टेटमेंट डाला। इस स्टेटमेंट को क्या बोलते हैं, ऑगस्ट डिक्लेरेशन ऑफ 1917 बोलते हैं। कहाँ डाला, ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर डाला, जिसके अंदर पहली बात बोली कि इंडियन पार्टिसिपेशन अपन इंक्रीज करेंगे। दूसरी बात, ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ सेल्फ गवर्निंग इंस्टीट्यूशंस। तीसरी बात, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएंगे इंडिया के अंदर अंडर ब्रिटिश एम्पायर। उसके बाद क्या चीज़ होती, फिर फाइनली एक्ट आता है 1917 के अंदर। ये चीज़ होती है, इसको भी जो है काफ़ी सारे लोग, 1917 के अंदर जो ऑगस्ट डिक्लेरेशन है वो चीज़ आती है, ठीक है। इसको भी काफ़ी सारे लोग जो है क्रिटिसाइज करते हैं ऑगस्ट डिक्लेरेशन को। क्यों क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कोई भी परमानेंट डेडलाइन नहीं दे रखी थी, कब तक एक्ट आएगा, कब हमारे जो है इंस्टीट्यूशंस वगैरह बनेंगे, कब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होगी, कब सेल्फ गवर्नमेंट होगा, ये सब बातें नहीं कर रखी थी, समझ में आया। तो 1919 के अंदर एक्ट आता है। इस 1919 के एक्ट में क्या होता है, सेल्फ गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और इंस्टीट्यूशंस वगैरह सब आ जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है ठीक है। और जब वर्ल्ड वॉर 2 आएगा तब तक भी कुछ भी नहीं होने वाला, तब भी ऑफर वगैरह देंगे और तब अपन रिजेक्ट कर देंगे, खारिज कर देंगे, ठीक है। तो अभी समझो, तो इसके अंदर क्या चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आता है। ये कैरेक्टरिस्टिक ये मैंने आपको बता दिया, मॉन्टफोर्ट और रॉलेट, है ना। फिर क्या चीज़ है, SOS। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के अंदर डिटेल के अंदर क्या चीज़ है, वहाँ ये यहाँ से शुरू हो रहा है। तो SOS और हाई कमिश्नर, तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है और हाई कमिश्नर, इन दोनों के बारे में क्या चीज़ दे रखी है, एक्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। पहली चीज़ तो ये लिखी हुई है कि एक हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया जाएगा ब्रिटेन के अंदर। इंडिया, चलो ये ठीक है, एक अच्छी स्टेप है। इंडिया अभी तक इंडिया को रिकॉग्नाइज वगैरह कर रहे हैं, लेकिन एक हाई कमिश्नर का उन्होंने एक डिप्लोमेट का ऑफिस ही नहीं बना रखा। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 1919 के अंदर बनाया, मतलब उसके बाद बनाया, ठीक है। तो एक तो जो है एक हाई कमिश्नर का ऑफिस बनाया जाएगा, जो कि इंडिया का, मतलब इंडिया का होगा हाई कमिश्नर, और ब्रिटेन में बनाया जाएगा। और कुछ एक जो पावर होंगी किसकी, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, वो कुछ एक पावर इनको ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। पहली बात तो ये हो गई। यहाँ पे एक तीसरा पॉइंट भी है, वो मैंने लिखा नहीं है, मैं समझाता हूँ। दूसरा पॉइंट देखो,
दूसरे पॉइंट के अंदर सैलरी ऑफ जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है उसकी सैलरी अब ब्रिटिश एक्सचेकर से जाएगी। नाउ दिस इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इसके ऊपर ध्यान देना। अगर मैं आपको ध्यान हो तो लास्ट वीडियो के अंदर मैंने बताया था दादा भाई नेहरू के बारे में, है ना। तो दादा भाई नेहरू थे, उन्होंने जो है इकोनॉमिक क्रिटिक प्रेजेंट करा था। क्या प्रेजेंट करा था? इकोनॉमिक क्रिटिक प्रेजेंट करा था। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है। तो इस इकोनॉमिक क्रिटिक के अंदर उन्होंने बोला था कि ये जो ब्रिटिशर्स हैं, ये ब्रिटिशर्स अपना पैसा लूट के और खुद की सैलरीज भर रहे हैं। जैसे जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, तो इंडिया में कभी आता है? नहीं आता है। यहाँ से कोई लेना देना है? कुछ लेना देना नहीं है। बस क्या है, यहाँ पे जो जो एक्टिविटीज़ हो रही है वो वहाँ के पार्लियामेंट को और वहाँ का जो किंग है, ठीक है, मतलब जो भी किंग है, क्वीन है, जो भी उस समय में बैठा होगा, जो मोनार्क होगा, ब्रिटिश मोनार्क होगा, उसे जाकर बताएगा। ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम है, लार्जली यही काम है। और इस काम के लिए उसे सैलरी कहाँ से मिल रही है? सैलरी इंडिया के पैसों से मिल रही है। तो ये कोई लॉजिकल बात हुई क्या? इंडिया के पैसे इंडिया के डेवलपमेंट में लगने चाहिए। पहले ही इतना हमको तुम लूट रहे हो और ये चीज़ और हो रही है, ठीक है। तो उसके अंदर ये बात को बिल्कुल खोल के रख देते हैं। तो इसके बाद कहीं ना कहीं 1919 के एक्ट के अंदर जो है ये चीज़ जो है ये बनाते हैं कि अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की सैलरी कहाँ से जाएगी? ब्रिटिश एम्पायर, ब्रिटिश एक्सचेकर से ही जाएगी। समझ में आया? फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट मैं आपको बताने वाला था, या चलो इसको होल्ड करते हैं, तीसरे पॉइंट को भी समझते हैं। उसके अलावा डायरकी को एस्टैब्लिश करते हैं। मैंने आपको बताया अभी डायरकी के ऊपर क्वेश्चन आए थे, अभी देखे थे अपन। डायरकी के अंदर क्या चीज़ होती है? रूल बाय टू, रूल ऑफ टू। देखो, तो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के केस में रूल ऑफ टू डायरकी को एस्टैब्लिश करते हैं। इस रूल ऑफ टू के अंदर एक तो जो एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स हैं वो रूल करेंगे, दूसरा जो इलेक्टेड मिनिस्टर्स हैं वो रूल करेंगे। अब एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की अगर बात करें, ये किसके अंदर होंगे? ये गवर्नर के अंदर होंगे। और इलेक्टेड मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने में से ये कहाँ से होंगे? ठीक है, इलेक्टेड मिनिस्टर जो है वो नॉमिनेट होंगे। कहाँ से? जो लेजिस्लेटिव, जो भी असेंबली, जो भी काउंसिल होगी, जो लेजिस्लेचर होगा, ठीक है, उस लेजिस्लेचर से जो है नॉमिनेट होकर आएंगे मिनिस्टर्स, है ना। और लेजिस्लेचर के अंदर ये सारे मेंबर कहाँ आएंगे वो भी देखते हैं, समझते हैं। उसके अलावा ये तो रूल ऑफ टू डायरकी हो गया। इसके अलावा जो है अब लिस्ट बांट दी जाती है, जिसके अंदर एक तो रिजर्व लिस्ट होती है और दूसरी ट्रांसफर्ड लिस्ट होती है। तो जो रिजर्व लिस्ट होती है ये किसके पास होती है? ये एग्जीक्यूटिव के पास रिजर्व्ड रहेगी। समझ में? एग्जीक्यूटिव मैंने बताया ना, गवर्नर और उनकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल, तो ये उनके पास रिजर्व्ड रहेगी। इन चीज़ों के ऊपर लॉ सिर्फ और सिर्फ वो लोग ही बना सकते हैं। समझ में आया? तो ये कौन कौन सी चीज़ें? पुलिस हो गया, लैंड रेवेन्यू हो गया, इरीगेशन हो गया, जस्टिस हो गया, फिनेंस हो गया और प्रेस हो गया। अभी इसके ऊपर एक क्वेश्चन देखा था अपन ने कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ जो है वो रिजर्व में थी, वो ट्रांसफर में थी। समझ में आया? तो देखो, पुलिस, लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन, जस्टिस, फिनेंस और प्रेस, इन सबको याद रखना है। किसके अंदर है? रिजर्व के अंदर है। सेकंड चीज़ ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड के अंदर कौन कौन सी चीज़ें हैं? एक्साइज है, लोकल गवर्नमेंट है, हेल्थ है, एजुकेशन है, इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर है। ये सारी की सारी चीज़ें। नाउ ये जो रिजर्व लिस्ट है, रिजर्व लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया कि जो गवर्नर है वो अपनी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा इसको जो है एक्सरसाइज करेगा। अब यहाँ पे वो वाला पॉइंट, जो तीसरा जो पॉइंट था वो ये रहा पॉइंट, ठीक है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का। तीसरा पॉइंट के अंदर क्या है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और गवर्नर जनरल जो है, गवर्नर नहीं, गवर्नर जनरल जो है वो इंटरफियर कर सकते हैं ये गवर्नर की लिस्ट वगैरह के अंदर कभी भी, लेकिन ट्रांसफर के अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। समझ में? याद रखना, जो ट्रांसफर्ड लिस्ट है उसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकते। जो गवर्नर की जो लिस्ट है, ठीक है, जो रिजर्व लिस्ट है उसके अंदर कर सकते हैं। तो क्या ट्रांसफर के अंदर अब कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता? नहीं, गवर्नर तो जब चाहे तब कर सकता है, ठीक है। तो गवर्नर के 2-3 केसेस होते हैं, एक तो ऑर्डिनेंसेस, मतलब यहाँ पर होंगे, एक तो ऑर्डिनेंसेस, दूसरा स्पेशल, ठीक है, स्पेशल केस, और तीसरा जो है वीटो, ठीक है। तो उसके अंदर इंटरफेयर वगैरह करेंगे। अभी समझते हैं इसको। बाय मिनिस्टर्स नॉमिनेटेड फ्रॉम इलेक्टेड मेंबर्स, ये मैंने आपको बता दिया कि जो ट्रांसफर लिस्ट है इसको कौन कंट्रोल करेगा? वो मिनिस्टर्स जो कि इलेक्टेड मेंबर्स के अंदर से ही नॉमिनेट होकर आएंगे। नेक्स्ट चीज समझो, ये जो मिनिस्टर्स हैं, नाउ दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ये जो मिनिस्टर्स हैं, ये मिनिस्टर्स कहाँ से ये एक तो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होंगे, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
और नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है इनके खिलाफ। समझ में आया? नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद क्या होगा? नो कॉन्फिडेंस मोशन के बाद इन्हें रिजाइन करना पड़ सकता है अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो। समझ में आया? तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाएगा। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल वो जो है लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी, सिर्फ यही लोग होंगे। अब क्वेश्चन नो कॉन्फिडेंस का इंपॉर्टेंट क्यों है? इसलिए क्योंकि ये कुछ भी फ्रेम कर सकते हैं, मतलब कुछ 2-4 स्टेटमेंट को एक साथ डाल सकते हैं कि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गारंटीड है क्या? हाँ है, आज भी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन गारंटीड है। समझ में आया? तो नो कॉन्फिडेंस और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टूल है। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, उस नो कॉन्फिडेंस मोशन से सरकार गिराई जा सकती है। ये चीज़ कब आई थी? ये चीज़ जो है मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स में आई थी। क्या ये सही है गलत है? सही है। अभी देखा ना अपन ने, समझा ना? समझ में आ? फिर देखो, प्रोविंसेस टू मेक देयर ओन बजट। उसके अलावा एक खुद का बजट अब खुद बना सकते हैं। जो सेंटर का जो बजट होगा वो बजट अलग होगा। ये बुक में नहीं दे रखा है, ठीक है, आप वैसे देख सकते हो कि सेंटर, पहले सेंटर का और इनका बजट एक ही होता था, अब सेंटर का बजट अलग होगा, प्रोविंसेस का बजट अलग होगा। उसके अलावा अब देखो, मैंने आपको बताया स्पेशल केसेस वगैरह, तो अगर अच्छा ये स्पेशल केस के अलावा एक और चीज़ है, स्पेशल केसेस तो आएगा ही, उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल कर जाती है, ऐसा गवर्नर को लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी फेल कर गई है स्टेट के अंदर, प्रोविंस के अंदर, तो फिर क्या होगा? तो फिर जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं वो उन्हें भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? उन्हें भी अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। नेक्स्ट चीज़ आती है लेजिस्लेटिव या लेजिस्लेचर वगैरह का, जो इसके अंदर क्या चीज़ होती है। सबसे पहले ये जो लेजिस्लेचर है इसे एक्सपैंड कर दिया जाता है। नाउ दिस इज़ अ गुड स्टेप। इसे एक्सपैंड कर दिया जाता है, लेकिन अभी तक 70% जो है वो इलेक्टेड है, बाकी 30% जो है वो नॉमिनेटेड ही है। तो दिस इज़ नॉट वेरी नाइस। उसके अलावा विमेन गॉट राइट टू वोट। नाउ क्वेश्चन अगर आप याद करो, अभी जो इतने सारे क्वेश्चंस पढ़े अपन ने, उन क्वेश्चंस को याद करो। वहाँ पे ये था कि 21 से, अच्छा चलो इसको भी होल्ड करते हैं, इसके ऊपर 2-4 पॉइंट अभी और आएंगे, ठीक है। वेमेन गॉट राइट टू वोट, औरतों को जो है वोट डालने का अधिकार मिला। उसके अलावा कुड इनिशिएट लेजिस्लेशन बट ओनली। अच्छा, अब ये जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर के अंदर क्या है? क्या ये जब चाहें जो चाहें लॉ ला सकते हैं? नहीं, लॉ ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए पहले गवर्नर का कंसेंट होना ज़रूरी है, गवर्नर का असेंट होना ज़रूरी है। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या चीज़ है? कुड रिजेक्ट बजट बट गवर्नर कुड रिस्टोर इट। बजट को जब चाहें ये मतलब रिजेक्ट तो कर सकते हैं, लेकिन गवर्नर जब चाहे इसे वापस से ला सकता है। और बजट लाएगा कौन? बजट जो है एग्जीक्यूटिव लाएगा। एग्जीक्यूटिव क्यों लाएगा? क्योंकि फिनेंसेस किसके पास हैं? फिनेंसेस किसके पास हैं? एग्जीक्यूटिव के पास है ना, रिजर्व लिस्ट में है ना। समझ में आया? ठीक है, तो ये एक चीज़ है। फिर क्या है? गवर्नर जो है वीटो कर सकते हैं और ऑर्डिनेंसेस वगैरह इशू कर सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया। बाय कैमरलिज्म, ये नेक्स्ट चीज़ है। बाय कैमरलिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर होता है। डायरकी तो अपन ने प्रोविंस के अंदर देखा, डायरकी सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं था। इंपॉर्टेंट है, याद रखना, कंफ्यूज मत होना। डायरकी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं था, सेंट्रल गवर्नमेंट में दूसरी चीज़ आई थी, वो था बाय कैमरलिज्म। बाय कैमरलिज्म का मतलब होता है अपर हाउस एंड लोअर हाउस। समझ में आया? एक लोअर हाउस होगा और एक जो है अपर हाउस होगा। जैसे अभी जो है पार्लियामेंट है, तो पार्लियामेंट के अंदर लोअर हाउस है, जिसे क्या बोलते हैं? लोकसभा बोलते हैं, या फिर पॉपुलर हाउस बोलते हैं, या फिर हाउस ऑफ पीपल बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है? यहाँ पर क्या चीज़ है? यहाँ पर जो है अपर हाउस है। अपर हाउस को क्या बोलते हैं? राज्यसभा बोलते हैं, या फिर जो है काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोलते हैं। समझ में आया? तो यहाँ पर भी जो काउंसिल ऑफ स्टेट, ये इसी का नाम होगा। अभी देखो इसके अंदर जो है बाय कैमरलिज्म जो हो रहा है, इसके अंदर बाय कैमरलिज्म में दो हाउसेस बनाएंगे। पहला होगा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली और दूसरा होगा काउंसिल ऑफ स्टेट। स्टेट्स नहीं, काउंसिल ऑफ स्टेट। अभी क्या है? अभी स्टेट्स है। समझ में आया? फिर स्टिल नो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट। अभी तक जो है यहाँ पर कोई रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जिसकी बात करेगी, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट मैंने आपको समझाया जो किसको रिस्पॉन्सिबल होगी, एक तो इलेक्टेड पीपल को, और दूसरा जो ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट वहाँ पे पार्लियामेंट है उनको। ऐसी कोई चीज़ अभी तक आई नहीं है। एग्जीक्यूटिव्स के बारे में अगर देखें तो जो जीजीए गवर्नर जनरल है वही चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे, और जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल, नाउ दिस इज ऑल्सो गुड स्टेप, जो वाइसरॉय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसके अंदर 8 में से 3 मेंबर जो हैं वो इंडियंस होंगे। कितने होंगे? 8 में से 3 मेंबर इंडियन होंगे, बट कमांडर इन चीफ जो है वो इंडियन नहीं हो सकते, एक्सेप्ट कमांडर इन चीफ। समझ में आया? गुड।
लेजिस्लेचर की अगर बात करें तो डायरेक्ट इलेक्शंस अब यहाँ से शुरू हो चुके थे। डायरेक्ट इलेक्शंस के अलावा जो इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसे रिप्लेस कर दिया था, मैंने आपको बता दिया। एक तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस ने, और सेंट्रल जो है सॉरी काउंसिल ऑफ स्टेट ने, समझ में। अब नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर ध्यान देना कि ये जो रिप्लेस तो करा था, लेकिन इस रिप्लेस के अलावा जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है इसके अंदर टोटल अब मेंबर्स कितने थे, 145, जिसमें से 41 नॉमिनेटेड है। नाउ दिस इज वेरी बिग नंबर, 41 पीपल आर स्टिल नॉमिनेटेड, ठीक है। तो जितने ज़्यादा इलेक्टेड मेंबर होते हैं उतनी ज़्यादा जो है डेमोक्रेसी स्ट्रांग होती है। डेमोक्रेसी तो उस समय पर है ही नहीं, लेकिन हाँ ठीक है, रिप्रेजेंटेशन तो स्ट्रांग होता है, समझ में आप। काउंसिल ऑफ स्टेट के अंदर 60 मेंबर्स हैं, जिसमें से 26 नॉमिनेटेड हैं, तो नियरली 50% हो गया ना ठीक है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, 3 ईयर और 5 ईयर का टर्म होता है। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, प्री के अंदर ये चीज़ें आ सकती है, प्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 3 साल का किसका टर्म होता है, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, इनका कम होता है, टर्म छोटा होता है। अभी भी जो करंटली भी जो लोकसभा है उसका टर्म कितना, 5 ईयर्स का है। और जो राज्यसभा है उसका टर्म कितना, मतलब उसके एमपी का टर्म कितना, एमपी का टर्म 6 ईयर्स का है। बाकी राज्यसभा कभी भी एक्सपायर नहीं होती है ना, लोकसभा एक्सपायर होती है। फिर उसके अलावा क्या चीज़ है, काउंसिल ऑफ स्टेट्स के अंदर 5 ईयर का इनका टर्म होता है। सेपरेट इलेक्टोरेट्स जो है वापस से अफर्म कर दिए जाते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट्स फर्स्ट टाइम कब आए थे, एमएम के अंदर आए थे, ठीक है, मॉडल मिंटो रिफॉर्म्स में। यहाँ पर वापस से होते हैं क्रिश्चियंस के पास, एंग्लो इंडियंस के पास, यूरोपियंस के पास, मुस्लिम के पास और सिख के पास। उसके अलावा कुड आस्क क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, हाँ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, ये भी नई चीज़ है, ठीक है। कुछ होता नहीं है इन सब चीज़ों से, मतलब आप देखो इस प्रकार की गवर्नमेंट थी जिसके अंदर हम एक पॉइंट तक तो सवाल भी नहीं पूछ सकते थे। फिर सवाल पूछने का हमको अगर हक दिया तो हम सवाल के ऊपर सवाल नहीं पूछ सकते थे। अगर उन्होंने उनको जवाब दे दिया तो हम सवाल, आज की तारीख में आप देखो आज तो बोलने भी नहीं देते ठीक है, तो बढ़िया बात है भाई, इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अपन ने हार्ड स्ट्रगल करा है, इसको अपन को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। वोट ऑन 25%, बजट के ऊपर वोट कर सकते हैं, हाँ वोट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ 25%, बजट का जो टोटल पार्ट है उसका सिर्फ 25% पार्ट के ऊपर ही वोट कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चंक है उसके ऊपर वोट नहीं कर सकते थे अभी तक, समझ में आया। तो ये सारे पॉइंट्स अपन ने देख लिए। नाउ व्हाट वर द ड्रॉबैक्स, तो बिसाइड्स दीज ड्रॉबैक्स, सेकंड चीज़ अभी ड्रॉबैक्स समझेंगे। तो ये सारे ड्रॉबैक्स तो ऑलरेडी हैं, इन्हें भूलना नहीं है। जैसे कि नॉमिनेटेड मेंबर्स इतने ज़्यादा हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट्स हैं, उसके अलावा जो है अभी तक जो है अपन बजट के मेजॉरिटी पार्ट के ऊपर वोट वगैरह नहीं कर सकते। इसके अलावा जो ड्रॉबैक्स हैं वो कौन से हैं, वो ये सारे, इन्हें समझो। पहला, आउट ऑफ 20, अब देखो समझो ये वाला पॉइंट जो मैं पीछे आपको बता रहा था विमेन वाला, उसको समझते हैं, ठीक है। उस समय पे पॉपुलेशन कितनी थी इंडिया के अंदर, उस समय पे अराउंड 260 मिलियन पीपल थे। कितने लोग थे, 260 मिलियन पीपल थे इंडिया में। इन 260 मिलियन के अंदर से कितने लोग यहाँ पर वोट कर सकते हैं, 1.5 मिलियन बस। तो इतनी बड़ी पॉपुलेशन में से इतने ही लोग, 1% भी लोग वोट नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वोट करने के लिए कुछ सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स देना चाहिए आपको, प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके पास, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। तो अब जो स्टेटमेंट था उस क्वेश्चन के अंदर, जो स्टेटमेंट था कि जो भी 21 ईयर से बड़ी जो भी जो है विमेन है वो सारी की सारी अब उनके पास राइट टू वोट है, वो सही होगा कि गलत होगा। अरे जब विमेन छोड़ो, जब टोटल पॉपुलेशन मेल के पास भी नहीं है, ठीक है, वेमेन के पास तो खैर इतने टाइम से भी वैसे भी नहीं था, लेकिन जब टोटल मेल के पास भी अभी तक 21 वालों के पास नहीं आया है तो विमेन के पास कहाँ से आ जाएगा। मैं ऐसे सेक्सिस्ट और वैसा नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको फैक्ट ऐसे एलिमिनेशन वगैरह करने का तरीका बता रहा हूँ, समझ में आया। कि पहले बाकी जो जनता है, क्योंकि ये ब्रिटिशर्स हैं, ये इस तरीके से जा रहे हैं, समझ में आया, पहले मेन को देंगे, मेल्स वगैरह को देंगे, तो अभी तो मेल्स को पूरों को नहीं मिला। समझ में आया। जैसे अगर आप शादी में जाते हो तो शादी में एलिमिनेशन करने का वापस तरीका ध्यान रखना। शादी में जाते हो तो शादी में पहले कौन खाना खाते हैं, गेस्ट खाना खाते हैं, फिर उसके बाद में ब्राइड और ग्रूम और जो भी जो परिवार वाले होते हैं वो परिवार वाले खाना खाते हैं। तो अभी तो गेस्ट को ही खाने को नहीं मिला, परिवार वालों की आप बात कर रहे हो कि परिवार वाले जो है दपादप चेपे जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी हो सकता है। फिर उसके बाद क्या चीज़ है, सेकंड, अलोकेशन ऑफ सीट्स फॉर सीएलए, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके अंदर जो सीट्स का अलोकेशन भी था, वो अलोकेशन भी ऐसे था कि जो कोई स्टेट जो है वो इम्पोर्टेंट है। देखो सीएलए की बात बता रहा हूँ मैं, काउंसिल ऑफ स्टेट की बात नहीं बता रहा हूँ, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली की बात बता रहा हूँ। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट स्टेट है उसको ज़्यादा सीटें मिलेगी। इंपॉर्टेंट स्टेट का क्या मतलब, जैसे सिख जो है, काफ़ी सारी मिलिट्री फोर्सेस वहाँ से सिख्स है,
तो इसलिए उसको जो है ज़्यादा सीटें मिलेगी। बॉम्बे इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है इसलिए उसे ज़्यादा सीटें मिलेगी। एक बात समझ के देखना, अगर ये चीज़ आज की तारीख में हो ना कि कोई स्टेट इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है तो उसे ज़्यादा सीटें मिलेगी। ठीक है, क्या चीज़ होने वाली है आप खुद जो है इमेजिन कर सकते हो। बट उसके बाद देखते हैं मिनिस्टर्स जो हैं कुड बी ओवर रूल्ड बाय गवर्नर नाउ। हाँ, दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो जो मिनिस्टर्स हैं, ये स्पेशल केस जो मैं आपको बता रहा था, अगर गवर्नर को लगे कि ये कोई स्पेशल केस है और मेरे को जो है इस स्पेशल केस के अंदर मुझे जो है इंटरवीन वगैरह करने की ज़रूरत है, तो मिनिस्टर्स को जब चाहे जैसे चाहे ओवर रूल कर सकते हैं। समझ में आया? तो ये सारा का सारा अपन ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 देखा। होप इसके अंदर आपको कोई भी डाउट नहीं हो। अगर कोई भी डाउट, क्वेरीज वगैरह, क्वेश्चन वगैरह हो तो आप नीचे लिख सकते हैं। जाना नहीं है, जाने से पहले एक बार इन सारे क्वेश्चंस को वापस डिस्कस करते हैं। इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 द फंक्शंस ऑफ प्रोविंशियल गवर्नमेंट वर डिवाइडेड इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसफर्ड। नाउ दिस इज ऑल स्टेटमेंट। और ये सही है क्या? हाँ सही है ये चीज़। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वर ट्रीटेड एज रिजर्व सब्जेक्ट्स। अब इसमें से कौन सी चीज़ें रिजर्व सब्जेक्ट्स थी? अब इनको अपन ने पढ़ा था कि रिजर्व में क्या क्या आ रहा था और ट्रांसफर में क्या क्या आ रहा था। एडमिनिस्ट्रेशन जस्टिस था क्या? जस्टिस जो है रिजर्व में था, देखा था अपन ने। फाइनेंस भी रिजर्व में था, पुलिस भी रिजर्व में था। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रिजर्व में था क्या? नहीं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ट्रांसफर्ड में था। समझ में आया? एग्रीकल्चर भी ट्रांसफर्ड में था, ठीक है। एक्साइज भी ट्रांसफर्ड में था। लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू अपने पास ये उसमें था क्या? एक मिनट रुको, ठीक है, पूरा दिख रहा। चलो, लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू रिजर्व में था क्या? लैंड रेवेन्यू भी जो है रिजर्व में था और पुलिस भी रिजर्व में था, ठीक है। तो इसे अपन देख चुके हैं। तो 2 के अलावा बाकी सारे के सारे रिजर्व में थे। तो सही जवाब क्या होगा? सी, 1, 3 एंड 4 ओनली। फिर देखो 2021 के अंदर क्वेश्चन आया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये वाला क्वेश्चन पूरी तरीके से अभी अटेम्प्ट नहीं करेंगे क्योंकि 1935 नहीं पढ़ा है, ठीक है। फिर इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री प्रिंसिपल ऑफ डायरकी रेफर्स टू डिवीजन ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेचर इनटू 2 हाउसेस। नाउ दिस इज नॉट डायरकी। समझ में आया? मैंने आपको बताया ये चीज हुई है, ठीक है, 1919 के अंदर हुई है, लेकिन ये डायरकी नहीं है। सेकंड चीज, इंट्रोडक्शन ऑफ डबल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट, दिस इज ऑल्सो नॉट जो है डायरकी, ठीक है। ये चीज भी हुई है, ये तो पहले भी हो चुकी थी, ठीक है। हैविंग 2 सेट्स ऑफ रूलर्स, वन इन लंदन एंड अनदर इन दिल्ली, ऐसा कुछ भी नहीं था, कुछ भी ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। डिवीजन ऑफ द सब्जेक्ट्स डेलीगेटेड टू द प्रोविंसेस इनटू 2 कैटेगरीज। नाउ दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। समझ में आप? उसके बाद क्या चीज़ है, 2016 के अंदर क्वेश्चन आया, द मॉन्टेगो चेंज फॉर प्रपोजल्स वर रिलेटेड टू सोशल रिफॉर्म्स, नहीं। एजुकेशनल रिफॉर्म्स, नहीं। रिफॉर्म्स इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, नहीं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, यस। समझ में आया? फिर उसके बाद क्या चीज़ है, 2015 के अंदर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड द सेपरेशन ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर बिटवीन जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, नहीं। फिर उसके अलावा जुरिस्डिक्शन ऑफ सेंट्रल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट, इसको होल्ड करते हैं। द पावर्स ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ फॉर इंडिया एंड वायसरॉय, नहीं। तो ऑप्शन क्या बचा? ये। समझ में आया? नन ऑफ द अबव भी है बट ये सही जवाब है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 2013 के अंदर क्वेश्चन आया था, द पीपल ऑफ इंडिया एजिटेटेड अगेंस्ट द अराइवल ऑफ साइमन कमीशन बिकॉज, क्यों इन्होंने जो है एजिटेट करा? इंडियंस नेवर वांटेड टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ, देखो ये साइमन कमीशन का क्या रीज़न था, साइमन कमीशन बाद में देखेंगे, ठीक है, लेटर। तो साइमन कमीशन का क्या था कि इसके अंदर एक भी इंडियन नहीं था, ठीक है। देयर वॉज नो इंडियन मेंबर इन द साइमन कमीशन, ठीक है। तो ये डायरकी और ये वाले पॉइंट तो जो है ये तो अलग पॉइंट है। समझ में आया? होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कुछ भी कमेंट है, क्वेश्चन है, डाउट है, फीडबैक वगैरह है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। थैंक यू।